Good morning, class. Today I will teach you the next topic: electric lines of force, area vector, solid angle, electric flux, Gauss theorem proof, statement and proof, application 1 and application 2. First, electric lines of force. It is an imaginary line. First, electric lines of force. It is an imaginary line, imaginary path followed by unit positive charge when it is allowed to move freely to do so. किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे फील्ड के अंदर अगर उसको फ्रीली अलाउ कर दिया जाए मूव करने के लिए, तो जो पाथ फॉलो करेगा दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. These are the properties. These are the properties of electric field lines or electric lines of force. First, it emits from positive charge. From positive charge. अगर हम प्लस क्यू ले लें तो उससे जो बाहर की ओर निकलेगा लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट इज व्हेन क्यू इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा उससे बाहर की ओर निकलेगा. दूसरा, इट टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की ओर आएगा. तीसरा प्रॉपर्टी, व्हेन इट इमिट्स फ्रॉम द बॉडी, तीसरा प्रॉपर्टी, व्हेन इट इमिट्स फ्रॉम द बॉडी, or terminates into it, it is always perpendicular to the surface of the body. Perpendicular to the surface of the body. हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होगा. हम तो कोई बॉडी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो यहाँ से मीट करेगा तो ये 90 डिग्री बनाते हो जाएगा, इसमें टर्मिनेट होगा 90 डिग्री होता है टर्मिनेट. इस तरह से 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा. तीसरा, चौथा, इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप. नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप. चौथा. पांचवा, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव नेचर का होता है. छठा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amount of charge. Amount of charge. चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज का. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा. ऐसा आईटी में क्वेश्चन पूछा भी है और किसी भी और कंपटीशन में पूछने का भी चांस है. इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. मानते हैं Q1 है, दूसरा Q2 है.
व्हाट इज द रेशियो, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2। IIT में पूछा था विच वन इज ग्रेटर देन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बिकॉज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट्स फ्रॉम Q1 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ लाइन्स टर्मिनेट इनटू Q2। इससे कितना निकल रहा है, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स निकल रहा है, मतलब Q1 इज इक्वल टू K12 और Q2 में कितना टर्मिनेट हो रहा है, Q2 इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो K इंटू 8। इसका नेचर निगेटिव होगा बिकॉज टर्मिनेट हो रहा है, निगेटिव नेचर का होता है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, इसलिए Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अगर रेशियो पूछेगा तो Q1 बाई Q2 मॉड Q1 बाई मॉड Q2 इज इक्वल टू 12 बाई 8 इज इक्वल टू 3 बाई 2 और 3:2 रेशियो इस तरह से होगा। The number of amount of charge, number of field lines is directly proportional to amount of charge। इससे ही पता चला कि Q is directly proportional to M। छठा सातवां प्रॉपर्टीज क्या है, the never be represented by dotted line, represented by dotted line। इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, ये गलत है। ऐसा पूछ सकता, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज पूछ सकता वाई, तो आंसर लिखेंगे बिकॉज देयर विल बी इनफाइनाइट डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, एट ए पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। सातवां आठवां क्या है, द गैप बिटवीन टू फील्ड लाइन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर द गैप लेस विल बी द मैग्नीट्यूड। आठवां, द गैप बिटवीन टू फील्ड लाइन्स डिटरमाइंस द magnitude of electric field, more the gap less will be the magnitude of electric field and vice versa। मानते इस तरह का कोई लाइन है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर होगा, उसके बाद बी पर होगा, उसके बाद ए पर होगा, उसके बाद बी पर होगा। तो यहाँ गैप ज्यादा है तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ गैप कम है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। 9th पॉइंट होगा, एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। 10th पॉइंट है, tangent at any point determines the direction of electric field at that point। किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट अगर इस जगह टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन होगा E1, इस जगह पर ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन होगा E2,
जिस जगह पर tangent ड्रॉ करेगा तो tangent will be the direction of electric field. 10th, 11th, they never intersect each other. They never intersect each other. ये भी पूछता है why, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है? If they do so, there will be two tangent at the intersecting point, which is not possible. दो tangent होता है एक ही पॉइंट पर जो पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज at a point the electric field has two direction. एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होता है जो पॉसिबल नहीं. 11th, सेम नेचर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. लैटरल प्रेशर, सेम नेचर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स exerts lateral pressure at a point. This is the origination of repulsion between same nature of lines of force. Repulsion between same nature of charges. सेम नेचर चार्ज के बीच में, जैसे पॉजिटिव चार्ज है फिर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा. मतलब एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगा. लैटरल प्रेशर, इस वर्ड को याद रखने से हो सकता है कि वाई सेम नेचर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स repel each other, then reason लिखेंगे कि the lines of force emits from the charged body exert lateral pressure on each other, so they repel each other. 13 point है different nature of lines of force. Different nature of lines of force. Lines of force longitudinally contract. This is the origination of attraction. अट्रैक्शन का ओरिजिनेशन है, मानते प्लस क्यू लिखे माइनस क्यू लिखे, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से हुकअप करेगा इसमें. इस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. ये लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्ड है लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन. फोर्टीन्थ पॉइंट नंबर है when a conductor is taken inside the electric field, net electric field inside the conductor will be 0.
This is called shielding, SHIELDING, shielding effect और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मानते कोई कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगा। ऐसा एक बार आईटी पूछा था, इस तरह से दिखा दिया था, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 5. In path number 1, this is not possible because lines of force पास कर रहा, डॉटेड रिप्रेजेंट नहीं होता इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। इसको पास करके राउंड ओवर करके पास करेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसमें डॉटेड नहीं हुआ, ना ही अंदर में फील्ड है, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, इसलिए 4 भी नहीं है। 5 है पॉसिबल बिकॉज ये रेडियली सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है, और अंदर में E0 नहीं है, इसलिए 5वां सही हुआ। ये IIT में एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा था। इस तरह ही प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब हम सॉलिड एंगल बताते हैं, एरिया वेक्टर बताते हैं, गॉस थ्योरम चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताएंगे। सबसे पहला है एरिया वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is always perpendicular to the surface and its direction determines the orientation of the surface मानते एक सरफेस है, स्फीयर है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, छोटा सेक्शन ds1, इस जगह लेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा ds2, इस तरह से लेंगे तो इस जगह डायरेक्शन में ds3 होगा। सरफेस का परपेंडिकुलर होगा और इसका डायरेक्शन ओरिएंटेशन बताएगा। इसको क्लियर करने के लिए मानते हैं ये सरफेस है, तो इस जगह पर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस जगह पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस जगह एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका नीचे की ओर होगा, इसका ऊपर की ओर होगा। तो जिस डायरेक्शन में, तो इसे पता चलता है कि सरफेस ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, किस साइड है पता चलता है, ओरिएंटेशन इसका पता चलता है। दैट इज द एरिया वेक्टर। सॉलिड एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट ए पॉइंट। एंगल, सॉलिड एंगल, angle subtended by the surface at a point is called solid. Numerically it is equal to the ratio of surface area to the square of the distance between the surface area and the point and the point where the angle is subtended. The angle is subtended. It is denoted by omega. It is denoted by omega इस तरह से या इस तरह से, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डी, ओमेगा इज इक्वल टू, अगर ये एंगल डी का रेडियस आर है तो ds बाई आर स्क्वायर। इसको आप देख सकते हैं, तरबूज जब काटते, वाटरमेलन काटते हैं, उसको बोलते हैं किसी भी दुकानदार को कि प्लीज चेक कीजिए कि अंदर रेड है कि नहीं, तो उसको एक छोटा सा काट करके बाहर जब सेक्शन निकालता है तो जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। फनेल में भी देख सकते हैं, आटा गुथा हुआ उसमें उंगली डालिएगा तो एक छोटा सा सेक्शन जो बन जाएगा, गड्ढा जैसा, पिट जैसा, that is also determine the solid angle. Lots of example for a solid angle. Now electric flux, SI unit इसका होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन
तो अगर हम इसको पूरा पार्ट का स्फेयर का पार्ट ले लेते, थोड़ा सा और बताते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे, ds बाई आर स्क्वायर, तो इसका ओमेगा हो जाएगा, ds का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है बाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन। लेकिन अगर पचका हुआ फुटबॉल हो इस तरह से, फुटबॉल में हवा न रहने के बाद अगर पचक जाता है, फुटबॉल में पचक आ दिए, इस तरह से पचक गया फुटबॉल या बलून को पचका दिए, तो इस पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहते हैं और ये सेक्शन है मेरा, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, आर डिस्टेंस पर है, डी ओमेगा बना रहा है, तो थीटा बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट ds cos थीटा होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा ds sin थीटा cos थीटा होगा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, इसको डी ओमेगा बोला जाएगा, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू होगा ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं पूरे सरफेस के लिए, तो इसका ओमेगा होगा और दिस इज इक्वल टू ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। बट ओमेगा का वैल्यू 4 पाई होता है, इसका मतलब एक फॉर्मूला होगा ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स total number of electric lines of force, total number of electric lines of force linked with the surface perpendicular is called electric flux. It is denoted by phi. Numerically it is equal to product of area vector and the electric field which is parallel to the area vector. SI unit Weber or Newton electric flux is equal to Newton per coulomb meter square. Now we can find out the numerical value of electric flux. Consider there is surface area whose area vector is dA. Electric field E makes theta angle with this surface area dA. dA or ds, we can take ds. We are getting ds for area vector. Consider there is surface area having area vector ds, making theta angle with E makes theta angle with the area vector ds. So E has two components, E cos theta and second one E sin theta. According to definition, the product of area vector ds and the electric field which is parallel to the area vector. So E cos theta is parallel to the area vector. So we can write E cos theta. So d phi is equal to E dot ds. Hence, dot product of electric field and area vector is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका अलग अलग नेचर बताते हैं, स्केलर क्वांटिटी तो होता ही है। अगर थीटा इफ केस वन इफ थीटा इज 0 तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। थीटा इज 0 तो डी फाई डी एस इज इक्वल डी एस कॉस 0 1
EDS, that is called positive electric flux. If थीटा इज 90, क्यू पॉजिटिव है तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. If theta is 180, so d phi is equal to E ds cos 180. Cos 0 1 होता है और cos 180 minus 1. Therefore minus E ds. This is called negative electric flux. इसमें Q नेगेटिव अगर होगा तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो अंदर की ओर जाएगा उसको नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे. If theta is 90 degree, E ds d phi is equal to E ds cos 90. Cos 90 0 होता है. This is called zero electric flux. These are the example where we get zero electric flux. First, if E is parallel to the surface or perpendicular to the area vector. If there is no charge inside the Gaussian surface. तीसरा, if net charge inside the Gaussian surface is zero. Gaussian surface के अंदर नेट चार्ज जीरो हो, जैसे Q माइनस टू Q, तो इसका फ्लक्स जीरो होगा. फोर्थ, if the field lines cut the surface in even number में अगर कट करता हो तो भी फ्लक्स जीरो होगा. तो these are the example where we get zero electric flux. तो एग्जाम में आता है स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट. गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट. स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट. ऐसा प्रूव आता है तो इसको स्टेट करना बहुत आसान है. फर्स्ट, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट. स्टेटमेंट बहुत आसान है, याद रखने के लिए अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं. ds का मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से. इंटीग्रल सब वर्ड छूट गया, ये इंटीग्रल है. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सरफेस एरिया टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सॉलिड क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed in that surface. Integral multiple of surface area of electric field of a solid closed surface is equal to net charge 1 by epsilon times of the net charge enclosed in that surface. इसी को देख करके स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, इसका प्रूफ भी किया जा सकता है. कंसीडर देयर बी ए स्फीयर, hollow sphere, Q charge is kept at the center, having electric field E, which is parallel to the area vector ds, जो ds का पैरेलल है. The sphere have radius
आर, कंसीडर, इसका प्रूफ बता रहे, कंसीडर देयर बी a hollow sphere of radius r, q charge is kept at the center, ds be the area vector which is parallel to the electric field. So from Gauss theorem, E dot ds is equal to E ds cos theta. Here theta is zero. Theta is zero since E and ds are parallel. तो थीटा जीरो लेते हैं, E ds cos zero 1 होता है, E, the value of E due to charge q is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ds, cos 0 1 होता है, जो कांस्टेंट बाहर निकालते हैं q by 4 pi epsilon naught r square ds. इसका सरफेस एरिया कितना होगा, q by 4 pi epsilon naught r square इंटू ds का सरफेस एरिया 4 pi r square, 4 pi r square. This is equal to q by epsilon naught. This is the proof of Gauss theorem. But if the surface is irregular and q charge is taken inside it at point O, consider there be an irregular surface area, q charge is taken inside it, ds is the area vector, which makes theta angle with the electric field. ds is the area vector at a distance of r from q, makes theta angle with electric field E. Then E dot ds is equal to क्या होगा, E 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ds cos theta. So q by 4 pi epsilon naught is the constant and ds cos theta by r square, all are variable. But as we proved earlier, then ds cos theta by r square is equal to 4 pi. So 4 pi epsilon naught into 4 pi cancel, q by epsilon naught. So whether the shape is regular or irregular, the Gauss theorem is true. So we can discuss it in this way. First point, discussion. First, electric Gauss theorem or electric flux does not depend on shape and size of the Gaussian surface. It depends on the charge present inside the Gaussian surface. मानते कोई चार्ज है, दो स्फीयर है, एक स्फीयर S1 है, दूसरा स्फीयर S2 है, इसके अंदर चार्ज Q है, रेडियस A है, इसके अंदर चार्ज 2Q है, रेडियस 2A है. तो phi S1 by phi S2 अगर निकालना जाएगा
तो फाई S1 इस स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इस स्फीयर के अंदर 2q एज वेल एज q 3q चार्ज है। टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस लिया जाता है तो एप्सिलॉन कट गया q and q 1:3 मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर देयर बी गॉसियन सरफेस q1 q2 minus q3 q4 q5 P be the point. If P be the point inside the Gaussian surface, then electric flux will depend only the charge. If P be the point inside the Gaussian surface, then electric flux will depend only the charge present inside it. That is due to Q1, Q2, Q3, Q5. But electric field at P will be due to all the charges present inside or outside the Gaussian surface. चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो गॉसियन सरफेस के, तो सभी पर डिपेंड करेगा। इवन Q1 के कारण भी P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन फ्लक्स सिर्फ Q1, Q2, Q3, Q4, Q3, Q5 के कारण ही होगा। फोर्थ पॉइंट है गॉसियन सरफेस डज नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज। गॉसियन सरफेस does not pass through discrete charge। हो सकता why? आंसर करेंगे बिकॉज आंसर मत कीजिएगा, ऊपर में लिखिएगा, हम सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट is not well defined। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड नहीं है। सिंस एज वी गो क्लोज to that charge, electric field will increase beyond limit। इसका एक एग्जांपल समझाते हैं। मानते Q चार्ज इस जगह पर है, R है, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। अगर ये चार्ज यहाँ पर Q आ गया और डिस्टेंस R1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ1 बाई Q बाई R1 स्क्वायर। अगर इसी पॉइंट पर आ जाएगा तो E इज इक्वल हो जाएगा E2 इज इक्वल होगा KQ बाई 0 का होल स्क्वायर बराबर इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ जाएगा कि हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं करता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में पास थ्रू कंटिन्यूअस चार्ज, दैट इज इफ चार्ज इज टेकन एज लैम्डा, सिग्मा और रो, द इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस विल पास थ्रू देम। गॉसियन सरफेस में पास थ्रू continuous charge से पास कर सकता है। दैट इज इफ चार्ज इज टेकन एज लैम्डा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, देन गॉसियन सरफेस में पास थ्रू देम। छठा
if E is inversely proportional to R cube, if then Gauss theorem will not be true. Will not be true. That is if Coulomb's law deviates from its condition, then Gauss theorem will be failed. भाई पूछ सकता है इसमें भी क्वेश्चन? तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट डी एस. E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E डी एस कॉस थीटा. E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R cube, because he has given E is inversely proportional to R cube, into ds cos 0 Q by 4 pi epsilon naught R cube common integration ds cos 0 1. तो ds का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फॉर्मूला? Q by 4 pi epsilon naught R cube into 4 pi R square. 4 pi cancel, R square R. Q by epsilon naught R. That is, flux start to depend on R, which is not possible. Not possible. Because already I have told you, teach you also, that electric flux does not depend on shape and size of the Gaussian. The first point of discussion is that Gauss theorem does not, Gaussian surface does not depend on shape and size of the Gaussian surface. That means Gauss theorem is failed. Okay, now I will derive the application based theory based on Gauss theorem. First, to determine the electric field, application 1. To determine the electric field at a point, electric field at a point due to infinite long conductor. Draw graph. If Q0 is brought from point A to point B, which is at a distance of R1 and R2 from the infinite long conductor, find the work done. इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, 2 या 3 बार पूछा गया है, इसलिए इस पर ध्यान ही दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, लेकिन वर्क डन नहीं पूछा था सर, वर्क डन भी पूछा था, याद नहीं पता, देख लीजिएगा सर। 2020, 2017, 18 में पूछा इस क्वेश्चन को, 2020 में पूछा है। कंसीडर देयर बी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा. Consider there be infinite long conductor having charge density lambda. P be the point at a distance of x. P be the point at a distance of x from this infinite long conductor, taking x as a radius and h as height, we draw
Gaussian surface having three area vector ds1, ds2, ds3. X is the radius and h is the height. We draw Gaussian surface having three area vector ds1, ds2 and ds3, in which ds1 and ds2 are perpendicular to E, while ds3 is parallel to E. ds3 पैरेलल टू कर्व सरफेस के लिए ds है, ds1 और ds2 कैप के लिए मानते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर ये है। तो एक एरिया वेक्टर इधर, एक कर्व सरफेस, एक मान तो सिलेंड्रिकल मान लें, तो एक कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर एक नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे से निकल रहा है। तो इसमें एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसमें एरिया वेक्टर इसके पैरेलल हो गया, इसमें एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है। सो फ्रॉम गॉस थ्योरम Gauss theorem E dot ds is equal to कितने भाग में टूटेगा? Q by epsilon नॉट हम बोले हैं। कितने भाग में टूटा? 3 भाग में। E dot ds1 प्लस E dot ds2 प्लस E dot ds3 is equal to Q। यूनिट लेंथ के लिए, सिंस यूनिट लेंथ हैज लैम्डा चार्ज, तो कितना लेंथ है? h हाइट है, तो h के लिए कितना हो जाएगा? दैट इज लैम्डा h। हेंस q इज इक्वल टू लैम्डा h, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी को कंसीडर करेंगे, एंड दैट इज लैम्डा h। लैम्डा h बाई एप्सिलॉन नॉट। ds1 is perpendicular to E, therefore this is 0. ds2 is also perpendicular to E, that dot product is 0, and E ds3 represent the curved surface of area, curved surface of cylindrical Gaussian surface, so its area is 2 pi xh, that is lambda h by epsilon naught. So E into 2 pi xh is equal to lambda h by epsilon naught, h cancel, E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught into x। इन मीडियम, अगर किसी मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो E इज इक्वल टू होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एक्स। इसका भी डिस्कशन होगा, इसको नोट कर लीजिए। 3 सरफेस एरिया होगा, एक ds1 होगा, एक ds2 होगा, एक ds3 होगा। ds1 परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा, ds3 इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल होगा, और ds2 इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा। तो सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ds1 and ds2 with electric field is 0, and they both are parallel, so their product is E into 2 pi xh. This is equal to lambda h by epsilon naught. So in this way we can determine the electric field due to infinite long conductor at a point. Discussion E is फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन कर रही है। ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। E is directly proportional to lambda, does not depend on total charge, depend on total charge, total charge पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, E is inversely proportional to x, inversely proportional to distance है, जैसे जैसे घटेगा proportional to distance, that is if x tends to 0, E tends to infinity, if x tends to infinity, E tends to 0. तीसरा, inversely proportional, E is inversely proportional to medium, proportional to medium,
चौथा, इन पॉजिटिव एक्सिस E is taken positive, while in negative it is taken negative. It is taken negative. छठा, पांचवा, ग्राफ खींच सकते हैं, इधर E रख लेते हैं, इधर X रखते हैं, तो E जीरो, X जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा, और X अगर इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर X इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और उसी पॉइंट पर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अब सेकंड पार्ट इसका ग्राफ का, सेकंड पार्ट इसका था, क्वेश्चन था कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के सामने, दिस इज द इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ए इज द पॉइंट at a distance of r and B is the another point at a distance of r2. Q0 is brought from A to B. We consider a very small displacement dx at a distance of x. We consider a small displacement dx at a distance of x, then dw is equal to f dot dx, f dx cos theta, theta is 0, f dx cos 0, theta is against the force, so 180, minus f dx, 1 by 4, f is equal to eq0 dx minus dw. Now the value of E is substituted there. dw u E का वैल्यू अभी प्रूफ किया, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x q नॉट इंटू dx. Now taking integration both side, limit r1 to r2 0 to w. So w minus 0 is equal to minus lambda q naught by 2 pi epsilon naught into x. The integration of 1 by x is equal to ln x, ln mod x, r1 to r2. Therefore w is equal to minus lambda q naught by 2 pi epsilon naught into x, ln r2 mod minus ln r1 mod. Log m minus log n is equal to minus lambda q naught by 2 pi epsilon naught into x, ln r2 by ln r1. If lambda अगर हम माइनस नेगेटिव साइन अगर हम हटाते हैं तो इसका रेशियो नेगेटिव साइन हटाते तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, r1 by r2 mod. So if a charge body Q0 is brought from A to B point, the work done will be lambda Q naught by 2 pi epsilon naught ln r1 by r2. Now the second application, to determine the electric field at a point due to infinite long sheet. Application 2, to determine the electric field at a point due to infinite long sheet. Consider there be a sheet having charge density sigma, Find the work done when Q1 is brought from A to B, which is at a distance of R1 and R2 from the sheet. इस तरह का क्वेश्चन भी रेगुलर 14 से लेकर के 2016-17 तक पूछा है, रेगुलर क्वेश्चन पूछा है इस सीट पर।
इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अगर कहा जाए तो यही है। बोर्ड में इसी 2 टॉप के बाद तीसरा और जितने भी एप्लीकेशन है सब हटा दिया है। इससे रिलेटेड और भी हम एप्लीकेशन बताएंगे, लेकिन पहले बोर्ड वाला बताएंगे और अगला लेक्चर में उसको बताएंगे। तो मान लेते हैं कोई इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है। कंसीडर देयर बी इनफाइनाइट लॉन्ग सीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा p be the point at a distance of x from this seat. We consider very small area A, taking x as length and ds A as area vector. We draw Gaussian surface having 3 area vector. First curve के लिए ds1, cap के लिए ds2 और second cap के लिए ds3, in which ds1 is perpendicular to E while ds2 and ds3 are parallel to E. So from Gauss theorem, फिर से बोल देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए, इसको लिखिएगा। एग्जाम में अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो एटलीस्ट डायग्राम क्लियर बनाने से मार्क्स आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो लिखना चाहिए। लिखने से इंप्रेशन भी बढ़ता है। वो तभी ज्यादा नंबर दे देता है जब लगता है कि उसका नंबर बहुत कम आ रहा है, तब नंबर दे देता है फिर, या बहुत ज्यादा आ रहा है तब। लेकिन एवरेज लड़का को नहीं लिखेगा, मान ली 40-45 ला रहा है तो उसको काट लेता है नंबर। इसे ध्यान दीजिएगा। कंसीडर देयर बी इनफाइनाइट लॉन्ग सीट, ऐसे लिखेगा, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, p be the point at a distance of x from this infinite long sheet. We consider a very small area A, taking x 2x as a length and a as area of cross section. We draw cylindrical Gaussian surface in this way. If this is the infinite long sheet, we have to take the Gaussian surface in this direction, forward and behind this board, whiteboard. So it has 3 area vector, ds1, ds2, ds3. ds1 represent the curved surface of the cylindrical Gaussian surface, and ds2 and ds3 represent the area vector for the cap, both the cap of the cylindrical surface, in which ds1 is perpendicular to E. Obvious, it is perpendicular to E, and ds2 and ds3 are parallel to E. Now from Gauss theorem, E dot ds is equal to q by epsilon naught. We know here E dot ds are split into 3 area vector. First d dot E dot ds1 plus second E dot ds2, third E dot ds3 बराबर q by epsilon naught. Unit surface has sigma charge. Already we consider sigma is the charge density per unit surface area, and this one has area A. A has charge sigma A. That is q is equal to sigma A. So we can write the value of sigma A by epsilon naught. ds1 is 0. This one E ds2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया A तक जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया A तक जाएगा. This is equal to sigma A by epsilon naught. Now EE 2EA is equal to sigma A by epsilon naught. A से A कैंसल, E is equal to हो जाएगा sigma by 2 epsilon naught. ना इसका डिस्कशन करते हैं. पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, डज नॉट डिपेंड ऑन टोटल चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन टोटल चार्ज. दिस इज डिस्कशन important for conceptual question or objective questions, not important for the examination. You don't have to write these discussion in the examination. If you write कोई बात नहीं है, लिखेगा तो ठीक है, इंप्रेशन बनेगा, बट नेसेसरी नहीं कि आपको डिस्कशन को लिखना है. लेकिन हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगा, क्या चीज होगा, उसका ऑप्शन दे देगा, तब ये बहुत यूजफुल होता है, इसलिए डिस्कशन लिखाते हैं. सेकंड, E डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, और इसमें आया ही नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म. फील्ड विल बी यूनिफॉर्म. इनफाइनाइट लॉन्ग सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो यूनिफॉर्म होगा. तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
मीडियम, अगर मीडियम के अंदर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसा भी हो सकता है। चौथा, अगर हम ग्राफ खींचे, चूंकि ये डिपेंड नहीं करता तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E है, इधर डिस्टेंस है, और निगेटिव एक्सिस में इधर फिर जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पांचवा, इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट, इन पॉजिटिव एक्सिस इट इज टेकन पॉजिटिव, व्हाइल नेगेटिव एक्सिस इट इज टेकन नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव एक्सिस, in positive axis it is taken positive, while for negative axis it is taken negative। पॉजिटिव पर पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव पर नेगेटिव लेंगे। छठा, ऐसा आईटी में बहुत इस कॉन्सेप्ट पर बहुत क्वेश्चन पूछा है। मानते दो सीट है, एक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरा का चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है, P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R पॉइंट है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा पूछ दे। ऐसा एक साल पूछा टेल क्वेश्चन में। तो EP इज इक्वल टू, इसके सीट के कारण इस नेगेटिव एक्सिस में, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा माइनस सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी नेगेटिव एक्सिस में, इसलिए इसका भी होगा माइनस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। EQ इज इक्वल टू क्या होगा, इसके कारण इधर पॉजिटिव आ रहा है तो सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण होगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इस डायरेक्शन में है ये। ER बराबर क्या होगा, इसके कारण भी पॉजिटिव है, इसके कारण भी पॉजिटिव है, इसलिए इसका होगा सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन द कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर में हम कैपेसिटर, एक कंडेंसर चैप्टर है, कैपेसिटर चैप्टर है, उसमें कैपेसिटर का एक चार्ज अगर प्लस सिग्मा होता है तो दूसरे का माइनस सिग्मा होता है, तब क्या होगा, इसका प्लस सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, अब माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 0। इसमें क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। हेंस वी कैन से दिस, in a capacitor, parallel plate capacitor, the electric field between the plate will be sigma by epsilon naught, while outside the parallel plate capacitor there is no electric field. Now the tail part of this question is what will be the work done when Q0 is brought from point A to B, which is at a distance of R1 and R2 from the seat. Seventh discussion, मानते ये सीट था, Q0 को A से, जो यहां से R1 डिस्टेंस पर था, B तक लाया जो इससे R2 डिस्टेंस पर था। एक छोटा सेक्शन लेते हैं dx, जो x डिस्टेंस पर है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ x, तो dw इज इक्वल क्या होगा, f डॉट dx cos थीटा, f dx cos 180 बराबर माइनस एफ डी एक्स माइनस ई क्यू 0 dx डी डब्ल्यू टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, माइनस ई बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू dx, तो W इज इक्वल टू R1 से टू R2, तो माइनस सिग्मा Q0 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा x R1 टू R2, तो W इज इक्वल टू माइनस सिग्मा Q0 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, माइनस अंदर कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू सिग्मा Q0 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। दिस इज द वर्क डन व्हेन Q0 इज ब्रॉट फ्रॉम point A to B. Hence, the today topic is ended. नेक्स्ट टॉपिक में गॉस थ्योरम पर जितने भी एप्लीकेशंस कंपटीशन में या और नहीं बोल रहा है सीबीएसई की पढ़िए, वो सब बताएंगे, क्योंकि आपको किसी भी कंपटीशन में गॉस थ्योरम जरूर क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए दैट्स ओके कि आपको अगले क्लास में सिर्फ एप्लीकेशन बताएंगे गॉस थ्योरम में, जो कंपटीशन के लिए यूजफुल होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, आपके नॉलेज के लिए यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू, बाय।
आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू, बाय।